नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कभी कभी ज्यादा चालाकी, ज्यादा धूर्तता खुद के ऊपर भारी पड़ता है और आसपास में उनके जो लोग हैं वो भी इस जाल में धीरे धीरे फंसते जाते हैं। और यही हाल ममता बनर्जी का हुआ है आईपैक रेड मामले में। आईपैक के खिलाफ सबूत थे और इसीलिए ईडी की टीम कोलकाता पहुंची। कोलकाता में प्रतीक जैन के घर पर और दफ्तरों पर छापेमारी की, लेकिन ममता बनर्जी ने इसमें इंटरवेन किया और सीधे पहुंच गई लावो लश्कर के साथ, पुलिस दल बल के साथ पहुंच गई वहां फाइल चुराने के लिए। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि जितना इस मामले को खींचेगी, जितना लंबा लेकर जाएंगी, उतना ही वो जाल में फंसती जाएगी, दलदल के अंदर घुसती जाएगी और उनके इर्द गिर्द के जो लोग इनके लिए राजनीति में साजिश तैयार करते थे, जो इनके लिए रणनीति बनाते थे और जिन्होंने बंगाल के डेमोग्राफी चेंज कर करके पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की दोबारा सरकार बनाई, 2021 के चुनाव में जिन्होंने ममता बनर्जी को जीत दिलाने के लिए सारे पैतरे आजमाए, वो भी अब इस जाल में फंसने वाले हैं। और ये नाम है प्रशांत किशोर का। आईपैक के मामले में ममता बनर्जी को लगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई के समय ये कहेंगे कि देखिए ईडी की टीम वहां छापेमारी जो करने गई थी उसमें हमारे स्ट्रेटजी रणनीति जो पॉलिटिकल पार्टी की रहती है, तो टीएमसी की रणनीति चुराने के लिए गई थी। 294 विधानसभा सीटों पर हमारे कैंडिडेट की जो लिस्ट तैयार हो रही है उसे चुराने के लिए गई थी। हम कैसे कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे उसकी पूरी रणनीति ड्राफ्ट चुराने के लिए गई थी। लेकिन वो तो धाराशायी हो गई इस मामले में कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात थी ही नहीं। जो भी सबूत आईपैक के खिलाफ मिले थे, मनी लॉन्ड्रिंग के, हवाला के जरिए पैसे भेजने के, उसी सबूत को लेने के लिए ईडी गई थी। ये सुप्रीम कोर्ट में स्थापित हो गई और सिब्बल और सिंह भी चीखते चिल्लाते रह गए। जज साहब ने निर्देश जारी किया, ममता बनर्जी की सरकार गलत कर रही है, वो पुलिस का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रही है, दुरुपयोग कर रही है ताकत का, जिसके कारण अगर ऐसी परंपरा बन गई तो ईडी और सीबीआई को काम करना मुश्किल हो जाएगा उन स्टेट्स में जहां अपोजिशन में बैठी पार्टियों की सरकार है। और ये निर्देश जारी किया गया, लेकिन इस निर्देश के बाद भी ईडी की टीम अपनी कार्रवाई कर रही है, वो जानकारी इकट्ठी कर रही है, हवाला रैकेट के सबूत दे रही है और इसलिए इन सबूतों के आधार पर जो आगे खुलासे हो रहे हैं, ईडी की दबिश बढ़ रही है, उसमें ममता बनर्जी भी हवाला रैकेट में नपती नजर आ रही है। और अब सामने आ गया है प्रशांत किशोर का नाम, क्योंकि प्रशांत किशोर तो ये मान कर बैठा था कि हम तो अब आईपैक का हिस्सा ही नहीं है, तो हमारे खिलाफ ईडी का इंक्वायरी कैसे होगा, हमारे खिलाफ कोई सबूत कैसे मिलेंगे। लेकिन सबूत मिले और ये सबूत ऐसे हैं जो सीधे प्रशांत किशोर की तरफ इशारा करता है कि 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव के समय ही ये सारे हवाला का कारोबार चला था और आईपैक जो पैसे लिए थे ममता बनर्जी के एजेंटों से, जिसमें अभिषेक बनर्जी की भूमिका थी कोयला घोटाले में, जिसके बारे में ईडी अभी इंक्वायरी कर रही है। 2020 से वो मामला सीधे प्रशांत किशोर तक पहुंचता है। आईपैक जिसके ऊपर आरोप है कि इसने 20 करोड़ रुपए हवाला के जरिए गोवा भेजे, ये 20 करोड़ रुपए अभिषेक बनर्जी के लोगों ने इन्हें दिए थे, जो कोयला घोटाला का पैसा था और ये घोटाला 2742 करोड़ का है। इसमें एक दो नाम नहीं है, बल्कि 3 जिलों में चल रहे ये कोल ट्रांसपोर्टेशन स्कैम में सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड था, जिसने इस पूरे घोटाले को की स्क्रिप्ट तैयार की थी, किंगपिन था, वो था अनूप माझी। और अनूप माझी का एक अकाउंटेंट था, वो था नीरज सिंह। लेकिन इन दोनों ने अपने आप ये मैनेज नहीं किया, बल्कि अधिकारियों को मैनेज करने में भूमिका थी अभिषेक बनर्जी, रुजिरा बनर्जी, जो इनकी
पत्नी है। इन दोनों ने अधिकारियों को मैनेज किया और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी भी थे जो कोयला खदानों की सुरक्षा में सीआईएसएफ के जवान रहते हैं, उनकी भी भूमिका बताई गई। लेकिन यह पूरा नेटवर्क जो चल रहा था उसमें सबसे बड़ी भूमिका पश्चिम बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना था कि खदान से जब कोयला निकलता है और गाड़ियों में लोड होता है तो किसी डिस्ट्रिक्ट में पश्चिम बंगाल के अंदर उसे रोका नहीं जाना चाहिए। यह 2742 करोड़ का यही स्कैम था जो अलग अलग समय में चलता रहा और हर दिन करोड़ों रुपए का कारोबार होता रहा जिसमें कट मनी जाता था टीएमसी को और अभिषेक बनर्जी का पर्सनल इंटरेस्ट था, इसलिए उन्हें भी पैसा मिलता था। लेकिन ये जब इस पूरे नेटवर्क को तोड़ा गया 2742 करोड़ के, तो उसमें अभिषेक बनर्जी के साथ ये भूमिका नजर आई कि आईपैक भी इसमें इन्वॉल्व है। अब आईपैक जो कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति बना रही थी, जिसमें प्रशांत किशोर चीफ स्ट्रेटेजिस्ट थे, सबसे बड़े रणनीतिकार, उस कंपनी ने कैसे इस पूरे घोटाले में अपनी भूमिका निभाई उसी की जांच चल रही थी। तो सामने आया 20 करोड़ रुपए का हवाला रैकेट जो आईपैक के माध्यम से भेजा गया गोवा चुनाव में। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी की सरकार थी ही, गोवा में चुनाव लड़ने के लिए वो 20 करोड़ रुपए भेजा गया। ये केवल गोवा चुनाव की बात है। अगर मानिए कि गोवा के छोटे स्टेट में ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव लड़ रही है और 20 करोड़ रुपया ये आईपैक के जरिए वहां खर्च किया जा रहा है कैंपेन में, रणनीति बनाने में और उम्मीदवारों को बांटने में, तो पश्चिम बंगाल 294 सीटें, ममता बनर्जी की सरकार, ये हवाला रैकेट में कितने 100 करोड़ उड़ाए गए होंगे और सबको बांटे गए होंगे और उसमें कितनी बड़ी भूमिका आईपैक की, प्रशांत किशोर की रही होगी। इन्वेस्टिगेशन की दिशा यही है। तो 20 करोड़ इन लोगों ने हवाला के जरिए भेजा और उस हवाला रैकेट का भांडाफोड़, इसकी पोल खोली ईडी की टीम ने और इसने कहा आर कांतिलाल जो हवाला रैकेट चलाता था, आर कांतिलाल कंपनी, उसके माध्यम से इन लोगों ने ये पैसे भेजे और आईपैक को भी ये पैसे दिए गए हैं। आईपैक अपने अकाउंट में जो पैसा रखा उसका भी इस्तेमाल किया गया जिसमें वो फर्जी नाम शेल कंपनियों का नाम दिया था। और ये खुलासा बाद में हुआ कि 2021 में जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने थे तो आईपैक के अकाउंट में जो पैसे डाले जाते थे उन पैसों में हेराफेरी होती थी, वो हवाला के जरिए आता था। और उसी समय आईपैक ने एक नया ड्रामा क्रिएट किया। उसने कहा कि हमारी कंपनी चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। अब बताइए, एक कंसल्टेंसी फर्म जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाता है और जो उससे पहले 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी कैंपेन संभाल चुका है, उसके बाद प्रशांत किशोर हाईलाइट हुए और फिर बिहार में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के लिए, उसके बाद तमिलनाडु में स्टालिन के लिए, बिहार में नीतीश कुमार लालू यादव के लिए, या फिर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय कांग्रेस के लिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए, इतने राज्यों में, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लिए, इतने स्टेट में इसने रणनीति बनाई और इन लोगों का कैंपेन मैनेज किया। और प्रशांत किशोर कहता है 100 करोड़ रुपए मिलते हैं एक एक पॉलिटिकल पार्टियों से। तो यह कंपनी जो कंसल्टेंसी फर्म चलाता है उसको लोन की जरूरत पड़ गई जो सैकड़ों करोड़ का कारोबार कर रहा है। प्रशांत किशोर ये बिहार के चुनाव प्रचार में करोड़ों खर्च कर रहा था और इसके लोन की जरूरत पड़ गई। 2021 में इसने डिक्लेयर किया कि एक रोहतक की, हरियाणा के रोहतक की एक कंपनी है राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी से हमने 13.5 करोड़ रुपया अनसिक्योर्ड लोन लिया है। इस 13.5 करोड़ रुपए के लोन की बात ये ईडी ने उसके दस्तावेजों से पकड़ी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ कि क्या वास्तविक तरीके से इसने राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से 13.5 करोड़ रुपए लोन लिए या फिर यह भी हवाला का पैसा है, सिर्फ कागज में फर्जी तरीके से उस कंपनी का नाम जोड़ दिया गया कि नहीं इस कंपनी से लिए, वास्तव में वो शेल कंपनी है क्या। तो जब ये रिपोर्ट तैयार हो रही थी तो उनके सारे नोटिंग में कहीं पता ही नहीं चला कि राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर
प्राइवेट लिमिटेड से कोई लोन ली गई है। जब इसके ऑफिस में, राम सेतु के ऑफिस में जाया गया, वहां पर पता करने के बाद पता चलता है कि जो 3rd फ्लोर पर अशोका प्लाजा, दिल्ली रोड, रोहतक में जो इसका ऑफिस है, जिसका एड्रेस दिया गया है इसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसमें तो वो ऑफिस है ही नहीं, वो कंपनी ही नहीं है। ये कंपनी वो है जो रजिस्टर्ड तो हुआ था, राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन 2018 में ये कंपनी बंद हो गई, क्योंकि 2018 में इसके खिलाफ कंप्लेन आया और कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार इसके खिलाफ कार्रवाई की गई कि नहीं, आप जो काम दिया गया है, जिस काम के लिए आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है, वो तो ग्राउंड पर कहीं दिख नहीं रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया नहीं जा रहा, तो फिर आपके अकाउंट से जो लेन देन हो रही है, इसका मतलब है यह हवाला का पैसा है। इसीलिए यह हवाला का पैसा का इस्तेमाल करने वाली शेल कंपनी करार दी गई, इसे बंद कर दिया गया। तो जो 2018 में कंपनी बंद हो गई, वो 2021 में आईपैक को 13.5 करोड़ लोन कैसे दे चुकी थी। इसी बात के बाद अब प्रशांत किशोर की भूमिका भी सामने आई, क्योंकि 2021 का चुनाव, 2021 में लोन की बात, 2020 में ये कोयला घोटाले सीबीआई की जांच शुरू होती है और 2021 के बंगाल चुनाव के इलेक्शन से पहले सैकड़ों करोड़, ये जो कहा जा रहा है 2742 करोड़, ये पूरा नेटवर्क संचालित होता है, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपया टीएमसी के खाते में, टीएमसी के लोगों के पैसे मिले और फिर ममता बनर्जी इसको मैनेज कर रही थी और प्रशांत किशोर ऊपर बैठकर देख रहा था। ये डेमोग्राफी चेंज करने का जो प्रोसेस शुरू हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर, वो प्रोसेस नहीं कि मुसलमान बांग्लादेश या रोहिंग्या म्यांमार से आकर बस गया। यह अलग प्रोसेस था कि विधानसभाओं में कैसे लोगों का ट्रांसफर किया जाए वोट, जहां पर ममता बनर्जी की पार्टी थोड़े से मार्जिन से जीती है, वहां मार्जिन बढ़ाया जाए अपने लोगों का वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा के। जहां पर ममता बनर्जी की पार्टी हार गई है पिछले चुनाव 2000, 4000, 5000 वोट से, वहां पर 15000 नाम जुड़वाए जाएं एक्स्ट्रा। ऐसे ही एसआईआर की प्रक्रिया से परेशान नहीं है कि 1,36,00,000 इतने वोटर, सस्पिशियस वोटर हैं जिसका नाम कटने वाला है। उससे पहले अगर देखा जाए तो 56 लाख पहले ही काट दिए गए हैं। ममता बनर्जी की बौखलाहट इसी बात से है कि 2021 में किया था वो तो अब पूरा भांडा फूट रहा है। तो प्रशांत किशोर ने यही किया था। उन्होंने जिन जिन जगहों पर स्ट्रेटजी बना रहे थे, जहां पर इन्हें लगा डाटा एनालिसिस करने पर कि यहां 10,000 वोट की जरूरत है, यहां 15,000 की जरूरत है, यहां पर 8,000 वोट की जरूरत है, उतने लोगों को अलग अलग क्षेत्रों से, यानी मुस्लिम बहुल इलाकों में जहां 60-70% मुस्लिम वहां पर रहते हैं और उन जगहों पर टीएमसी का मार्जिन 25,000, 30,000, 35,000 वोटों से जीत का होता है, वहां पर अगर 5,000 वोट का अंतर होगा तभी भी जीता हुआ कैंडिडेट विधायक ही बनेगा। यह पूरी रणनीति थी और इसकी शुरुआत प्रशांत किशोर ने खुद की। प्रशांत किशोर कभी भी तमिलनाडु में स्ट्रेटजी बनाते हुए, स्टालिन की पार्टी के लिए कैंपेन करते हुए तमिलनाडु का वोटर नहीं बना, नहीं आंध्र प्रदेश का बना, न महाराष्ट्र का, न दिल्ली का बना, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के क्षेत्र से ही वो पश्चिम बंगाल के अंदर वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवा लिया और ये एक तरह से टेस्ट कर रहा था कि चुनाव आयोग इसके खिलाफ क्या करती है, लेकिन उनका नाम वैसे ही रह गया और फिर आगे चारों तरफ का खेल चलता रहा। प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक ने इसके लिए करोड़ों रुपए लिए, अलग से, जो पैसे अकाउंट से नहीं दिए जा सकते, ये हवाला के पैसे थे। अब प्रशांत किशोर कह रहा है कि नहीं, हम तो आईपैक का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये मामला आज का नहीं है, ये मामला 2024-25 का नहीं है, ये मामला उस समय का है जब प्रशांत किशोर आईपैक का हिस्सा था। 2021 के पश्चिम बंगाल के चुनाव का है और उसके बाद गोवा के चुनाव का है। 2023 तक प्रशांत किशोर एक्टिव रहा है आईपैक के साथ और 2021 के लोन और उस समय 20 करोड़ का ट्रांसफर, जो घपले घोटाले चल रहे थे फर्जीवाड़ा आईपैक के अंदर, उस समय प्रशांत किशोर आईपैक में ही था। और इसलिए अब जांच केवल प्रतीक जैन तक सीमित नहीं है, प्रशांत किशोर भी चंगुल में फंसा है और ममता बनर्जी भी चंगुल में फंसी है ईडी की, क्योंकि ये पूरा 2,742 करोड़ का जो स्कैम चल रहा था, इसका नेटवर्क, फंडिंग नेटवर्क
क्रैक किया जा चुका है और इसमें एक एक सबूत इकट्ठा करके अब ईडी की टीम यह सोच रही है कि इस बार प्रतीक जैन, प्रशांत किशोर, अभिषेक बनर्जी और हो सके ममता बनर्जी का कनेक्शन आता है तो इन सब को एक साथ दबोचेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो अभी चल ही रही है। ये चीखने चिल्लाने से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने 22 करोड़ और 7 करोड़ यानी कि दोनों ने मिलकर 29 करोड़ रुपए ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल से फीस के तौर पर लिए हैं, चीखने चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ईडी के पास पूरा नेटवर्क है कि कौन से नेटवर्क से पैसा कहां से कहां गया, कौन सी कंपनी हवाला का कारोबार कर रही थी, किस कंपनी के माध्यम से पैसे भेजे गए और कैसे इस पूरे घोटाले में अनूप माझी के साथ अशोक मिश्रा, विनय मिश्रा जो कि अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड था, ये सब शामिल थे, जिसके बयान है ईडी के पास कि कैसे उसने ये पैसे अभिषेक बनर्जी के कहने पर दूसरे को दिया और उसने टीएमसी के लिए काम किया। यानी पूरा नेटवर्क क्रैक हो चुका है और अब नंबर प्रशांत किशोर का भी है, नंबर प्रतीक जैन का भी है, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का भी है। ये चीखते चिल्लाते रहो, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले इन सारे लोगों की हेकड़ी निकालने के लिए ईडी ने पूरी की पूरी व्यवस्था कर रखी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।